हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम सभी की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 18 है और आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 अटेंड करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान करेंगे कि हम सभी ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रोगेटिव को असर्टिव में, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में, असर्टिव को एक्सक्लामेटरी में, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव को नेगेटिव में, ये सब चेंज करने का आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस भी आती है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आता है। तो हम सभी लोग सारे रूल्स का मिला जुला निचोड़ आज निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरी वन विशेस टू बी हैप्पी। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि हर कोई खुश रहना चाहता है। यही सेंटेंस अगर आप इंट्रोगेटिव में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको कहना हो कि हर कोई खुश रहना चाहता है, तो आप यही तो पूछेंगे कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता, या आप ऐसे पूछेंगे क्या कोई है जो खुश नहीं रहना चाहता। तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं, हर कोई खुश रहना चाहता है। ठीक है, तो इसी बात को आप ध्यान रखते हुए आंसर को ढूंढेंगे। तो देखेंगे एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। तो इज़ देयर एनी वन, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि निगेटिव सेंटेंस में एनी रहता है और अफर्मेटिव में सम रहता है। तो पहला कह रहा है इज़ देयर एनी वन हु विशेस टू हैप्पी, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। कह रहा कि क्या कोई है जो खुश रहना चाहता है। आपको तो निकालना है कि हर कोई खुश रहना चाहता है, तो क्या कोई ऐसा है जो खुश रहना चाहता। तो ऐसे में आपको करना पड़ेगा इज़ देयर नो वन हु विशेस टू हैप्पीनेस फॉर हिमसेल्फ, कि कोई है जो है अपने लिए खुश रहना चाहता है। दूसरा कह रहा है इज़ देयर एनी मैन हु डज़ नॉट विश टू हैप्पी, यानी कि कोई है जो खुश नहीं रहना चाहता। इसके बाद है इज़ देयर नॉट एनी मैन हु विशेज नॉट बीइंग हैप्पी। तो आप देख पा रहे हैं ना कि पहला और चौथा आंसर नहीं होगा। तो दूसरा और तीसरा में अगर आप देखें तो इज़ देयर नो वन, क्या कोई नहीं ऐसा है जो है अपने लिए खुश रहना चाहे। और जो है दूसरा कह रहा है इज़ देयर एनी मैन हु डज़ नॉट विश टू बी हैप्पी, कि कोई है एनी मैन और नो वन। तो यहाँ पर आप दोनों में से कौन सा जो है करेक्ट करेंगे। विशेज हैप्पीनेस फॉर हिमसेल्फ, मतलब दूसरे में अगर आप देखें इज़ देयर नो वन हु विशेज हैप्पीनेस फॉर हिमसेल्फ, इस वाले सेंटेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न है कि मीनिंग आप कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ऑप्शन के अनुसार प्रेफरेंस देना है। तो आप आंसर करिए बच्चों, बताइएगा बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इज़ देयर नो वन हु विशेज। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको पैटर्न नहीं चेंज करना है। ठीक है, आपको पैटर्न नहीं चेंज करना है। तो आपको क्या करेंगे, जैसे विशेज है तो विशेज आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में SIS लगता है, तो नेगेटिव में डज नॉट लगता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप C ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो A और B और D नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना। जैसे आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जिस टेंस का हो उसी टेंस में हमें रखना है। तो आप जानते हैं कि जब नेगेटिव का सेंस आता है, इंट्रोगेटिव का सेंस आता है, तो आपका एनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले वाले का जो है क्वेश्चन नंबर A का C करेक्ट होगा। मेरे गले में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों, तो मैनेज करिएगा आज। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है एज सुन एज द थीव्स द पुलिस मैन ही रैन अवे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही चोर ने देखा पुलिस को वह भाग गया। तो आप जानते हैं एज सुन एज को नो सूनर से रिप्लेस किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, एज सुन एज को जब नो सूनर से करेंगे तो आपको मैंने पैटर्न बताया है कि जब नो सूनर हो तो इंट्रोगेटिव का सेंस आता है।
तो आप जान पा रहे हैं ना, नो सूनर डिड द थीफ सी देन आया है, आपको देन ध्यान में रखना है। तो जब आप देन ध्यान में रखेंगे तो कौन सा करेक्शन करेंगे आप, ठीक है। नो सूनर के साथ आपको देन चेंज करना है। तो जब देन आप चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन। क्वेश्चन अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, नो सूनर, इसके बाद डिड द थीफ सा, तो डिड के साथ सा नहीं आता है। जब सा नहीं आता है तो ये ऑप्शन आप बिल्कुल गलत कर देंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, नो सोनर डिड द थीफ ही रैन अवे, दैन नहीं आया, भी गलत हो गया। नो सोनर डिड द पुलिस मैन सी द थीफ, ये वाला अगर ऑप्शन देखें, नो सोनर डिड द पुलिस मैन थीफ, तो पुलिस मैन चोर को देखा तो पुलिस मैन भाग गया। आपको ध्यान मीनिंग नहीं चेंज करना है ना। पहले ऑप्शन को देखिए, तो नो सोनर डिड द थीफ, इसके बाद सी द पुलिस, ये वाला होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप दैन कर दें तब THAN अगर आप कर दें तो चूँकि जो है आपको पता है, नो मीनिंग नहीं चेंज करना ना। चोर ने पुलिस को देखा, ना कि पुलिस ने चोर को। तो नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस दैन ही रैन अवे, तो ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए बच्चों। देन को दैन मान लीजिए और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं नो सूनर के साथ हमेशा दैन आता है स्कार्सली, और आर्डरी के साथ आप जानते हैं कि हमेशा वैन आता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, नाउ वेयर नाउ नो वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ मॉन्यूमेंट लाइक द ताजमहल, इसको बताइए कौन सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल जो है ऑप्शन देख के काम करिएगा बच्चों। कह रहा है कि नो वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड द ताजमहल लाइक मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल। कह रहा है कि पूरे संसार में कहीं भी नहीं आप देख पाएंगे, कहीं भी आप देख पाएंगे ताजमहल के जैसा स्मारक, तो आप कहीं नहीं देख पाएंगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर इंट्रोगेटिव में इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो आपका सेंटेंस बनेगा, वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड इन द लाइक द माउंटेन अ माउंटेन लाइक द ताजमहल, वेयर इन द वर्ल्ड विल यू लाइक द, कौन सा करेक्ट करेंगे बच्चों। टेंस नहीं चेंज करना है ना। तो आप देखिए, वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ मॉन्यूमेंट लाइक द ताजमहल, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। बी देखिएगा, वुड है तो वुड नहीं हो जाएगा, फिर है डिड है, ये भी नहीं आप देख पा रहे हैं ना। दिए गए स्टेटमेंट में विल है तो विल वाला ही आंसर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप कौन सा कर देंगे, ए कर देंगे। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर इन ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग, इसको बताइएगा। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर नो वन, इसके बाद है सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस दैट कन्वे द सेम मीनिंग, ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो, ठीक है। ये सेंटेंस है, इसको बताना पड़ेगा कि कैसे आप इसको चेंज करेंगे। तो कह रहा है ही मे बी इनोसेंट, ठीक है, वह जो है इनोसेंट हो सकता है। यहाँ पर जो ही बी है वो है ही, ठीक है। ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो, वह जो है इनोसेंट हो सकता है, मैं नहीं जानता। तो आप यही बात तो कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं पता कि यदि वह इनोसेंट होगा। तो आई डाउट दैट गलत हो गया, आई डू नॉट नो ये तो बुरी बात कर, मे बी आप जानते हैं ना पॉसिबिलिटी होती है। तो आप दूसरा देख लीजिएगा, डू नॉट नो के साथ आप दैट लगा रहे हैं, दैट का मतलब कि वह ईमानदार है। आपको शर्त वो है, कन्फ्यूजन है ना, मे बी संभावना, तो सी भी नहीं होगा, डी सही, बिल्कुल सही, ठीक है। चौथे का ए ऑप्शन ना होके, बी भी नहीं होके, सी भी नहीं होके, चौथे का डी हो जाएगा। मतलब आई डू नॉट नो मीन्स मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इफ़ ही इज़ इनोसेंट, ठीक है। मुझे नहीं पता अगर वह ईमानदार है तो, ठीक ना, क्योंकि आप श्योर नहीं है इसलिए अगर लगा रहे हैं, डाउट लगा दिया है ना, मे बी से संभावना होती है। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, ओ दैट आई वर यंग अगेन न, काश में फिर से युवा हो जाता, काश में फिर से छोटा हो जाता। इस संदर्भ में जब आप बात करते हैं तो आपको बस यही याद रखना पड़ेगा बच्चों। कहीं पर भी अगर आपको ओ दैट मिले, ध्यान रख लीजिएगा, ओ दैट मिले या
वुड दैट दोनों का मतलब हिंदी में होता है काश, ठीक है। तो जब आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो आपको आई विश आई वर, ठीक है ना। आई विश के बाद जो भी सब्जेक्ट हो उसके सभी के साथ वर लगेगा, ठीक है, या हैड लगेगा, ठीक ना। या तो वर या तो हैड, लेकिन ओ दैट और वुड दैट आई विश में चेंज होगा। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, सी ऑप्शन में, ठीक है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ना, सी ही करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी। बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों, ऐसे सेम सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिल जाएगा, ये देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो बताइएगा, इसको आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। अब मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज अगर आएगा तो एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन और जो है नाउन क्लॉज के कंजक्शन या एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन। तो आपको पता है ना, कह रहा है ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट अदरवाइज, अगर उसको अपना गलती स्वीकार करना चाहिएगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, नहीं तो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो आप तो देख पा रहे हैं ना कि मैंने जब तक नहीं बोल भी दिया तो आप देख पा। अदरवाइज ये कंपाउंड सेंटेंस में बना है, क्योंकि आपको याद है ना अल्टरनेटिव सेंटेंस में, एडवर्सेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ना करके हमेशा कंपाउंड में आते हैं, उसको आपको याद रखना है। तो बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर भी गलत है, ये भी नहीं सही है। और इफ़ वाला भी, इफ़ ही डज नॉट एक्सेप्ट हिज व्हाट ही विल नॉट बी स्पिरिट, अगर आप इसको करते हैं तो आपके इसके पहले ही जब तक नहीं के अर्थ में अनलेस आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी सी आंसर करेक्ट होगा। बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों, कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और अनलेस वाले में आप जानते हैं नॉट का प्रयोग नहीं होता, अनटिल वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है इसमें बिसाइड्स बीइंग सेंट टू प्रिजन, मतलब जो है जो अपराधी था, कल मतलब होता है अपराधी, जेल भेजे जाने के बाद भी उसको जो है कल्प्रिट को हैविली फाइन यानी कि जुर्माना भी देना पड़ा। तो जेल भी नहीं गया बल्कि जुर्माना भी दिया। तो अब आपको कैसे ध्यान करना पड़ेगा, आपको पता है ना कि कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा या तो अल्टरनेटिव कंजक्शन या तो एडवर्सेटिव या तो इलेटिव या तो जो है क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव आएंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो मैंने बताया था आपको, एक जो है कंपाउंड सेंटेंस के अतिरिक्त जब कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो एक प्रिंसिपल एक सबॉर्डिनेट होगा। सबॉर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन, नाउन क्लॉज के, एडजेक्टिव क्लॉज के। अगर आपको यही कंजक्शन याद है जो मैंने एक जगह आपको लिखवा रखा है, ठीक है, जैसे आप देख पाते हैं कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपके सारे क्वेश्चन वर्ड हो गए, क्वेश्चन वर्ड हो गए, दैट हो गए, इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ठीक है, और जो है ऑल दो हो गया, दो हो गया, और देख लीजिएगा व्हेन हो गया, एज सून एज हो गया, नो सूनर हो गया, स्कार्सली हार्डली, ये सब हैं कुछ ऐसे। तो ये आपका कंपाउंड ढूंढना है, तो पहला वाला नहीं हो। दूसरा देखिए, द कल्प्रिट वॉज नॉट ओनली सेंट टू द प्रिजन बट आल्सो हैवली फाइन। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कह रहा है कि कल्प्रिट जेल ही नहीं गया बल्कि उसको जुर्माना भी देना पड़ा। तो सी जो है 7 का बी करेक्ट हो जाता है। सी क्यों नहीं करेक्ट है, मोर एवर लगा दिया है। तो आपको पता है ना कि अपने पास से कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ कंजक्शन जोड़ना है, इसलिए नॉट ओनली बट आल्सो आने के बावजूद भी मोर एवर की वजह से ये गलत हो गया। हालांकि बल्कि इकट्ठे नहीं न लिखा जाता है। तो सी करेक्ट जो है, सी इनकरेक्ट और चौथा भी इनकरेक्ट है। ये तो सिंपल बना दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 7 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बी ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं नॉट ओनली के साथ बट आल्सो जब आता है तो आप जैसे कहते नहीं हैं मेरे पास 10 रुपया ही नहीं बल्कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन भी है, ऐसे सेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग होता है। और ये कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन भी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं।
चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको बताइएगा हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट। इसको बताइएगा, कह रहा कि द चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, तो सिंपल सेंटेंस आप जानते हैं ना, एक वर्ब और एक मतलब सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ब एक फाइनाइट वर्ब किसमें होगा, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल दिया है ना, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्टी। हर साइलेंस सब्जेक्ट हो गया, प्रूव्स ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया और गिल्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब आपको किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में। इसका मतलब आपको कौन सा कंजक्शन याद रखना पड़ेगा, एंड वाला नहीं याद रखना है। ये कंपाउंड का सेंटेंस है, का कंजक्शन है। और दूसरा जो है छोड़ दीजिए, तो तीसरे में भी कोई कंजक्शन ही नहीं लगा है, और चौथा भी सिंपल है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा बी, क्योंकि मैंने बताया है ना बच्चों कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर मतलब 8 है उसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड दैट और बाकी एडवर्ब क्लास के कंजक्शन ही हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बी ऑप्शन में द फैक्ट दैट इज़ दैट शी इज़ की मुद्दे की बात ये है कि जो वह है वो क्या है, द फैक्ट दैट, इसके बाद क्या हो जाएगा, शी इज़। तो दैट की वजह से आपको पता है ना कि क्लॉज लाना पड़ता है, दो क्लॉज ना, तभी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनता है। सिंपल में तो कोई क्लॉज ही नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बहुत ध्यान से करिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही विल बी लेट दैट इज सर्टेन। अब यहाँ पे क्या है कि वह लेट हो जाएगी, ये निश्चित है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कह रहा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दैट इज सर्टेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन पहला अगर आप देख पा रहे हैं तो ही विल बी लेट सो इट इज़ सर्टेन, वह देर हो जाएगी इसलिए यह निश्चित है। गलत हो गया ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बी ऑप्शन नहीं, नहीं बेटा, बी भी नहीं होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आप जो है सारे ऑप्शंस को यहाँ पर देखिए। कह रहा ही विल बी लेट सो इट इज़ सर्टेन, आपको कॉम्प्लेक्स बताना है। सो तो आपका देखते हैं, अगर अकेले आ जाए तो कंपाउंड का है, और सो के साथ दैट आ जाए तभी कॉम्प्लेक्स होगा। तो सो के साथ दैट आया नहीं है। सर्टेनली निश्चित रूप से, तो सिंपल ही बन गया। दैट इज़ सर्टेन और दैट ही विल लेट, ये भी गलत हो गया। इट इज़ सर्टेन दैट, ये सही है, बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आपको आंसर चुनना है। इट इज़ सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि वह लेट हो जाएगी, क्योंकि सिंपल में कहा है ना दैट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है कि वह लेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थ जो है वाला बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस ही करेक्ट होगा। इट इज़ सर्टेन दैट, इट इज़ सर्टेन ये जो है आपका एक क्लॉज है, और दैट ही विल बी लेट ये आपका दूसरा क्लॉज है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन। ठीक है, इट इज़ सर्टेन दैट, बिल्कुल सही। बहुत ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बना करके बहुत बढ़िया से दिया जा रहा है। तो आपका काम क्या है, सिर्फ बच्चों पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, नोट करिए। ठीक है, बहुत अच्छे, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। द ब्रेव अलोन डिज़र्व दैट फेयर। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस हों तो इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही अलोन आए तुरंत आपको नन बट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, ओनली आए या अलोन आए या फिर नन बट जो है इफ़ ओनली आए तो आपको नन बट कर देना है। तो आप कौन सा करेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन तुरंत आपने करेक्ट कर दिया। अब कह रहा है नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, मतलब सिर्फ बहादुर ही अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बस ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही अलोन आए ओनली आए तुरंत आपको करेक्ट कर देना है नन बट को। ठीक है, रिप्लेस करके। ओके, बहुत अच्छे। यहाँ पर ओनली क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रेव पीपुल लगा दिया अपने पास से। आपको सिर्फ जिन चीज़ों को चेंज करना वही ना आप कर सकते हैं चेंज। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा अब 11 पर चलते हैं। वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर। अब बताइए, कह रहा है जहाँ धुआं है वहाँ आग है, यानी कौन जो है बिना आग के धुआं नहीं निकलता, आप बोलते हैं ना। तो आप क्या करेंगे,
बिना आग के धुआं नहीं निकलता। तो देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है। जहाँ देख पा रहे हैं ना, जहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था ना कि जहाँ पर ऐसा कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटे ना हो, जैसे देयर इज़ नो रोज़ विदाउट थॉर्न, उसी प्रकार से है देयर इज़ नो फायर विदाउट स्मोक। अगर ऐसे आ जाए तो आपको पता है ना, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, यही करेक्ट कर देना है। बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ए वाले बच्चे सभी करेक्ट हैं। फायर एंड स्मोक गो टुगेदर, ऐसा कुछ नहीं। वे जैसे आप कहते नहीं हो जहाँ चाह है वहाँ हरा है, देयर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक उसी प्रकार से देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपने जाना कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों करेक्ट हो रहा है? क्योंकि आपको मीनिंग को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो देयर इज़ नो स्मोक आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो 1 2 3 4 जितनी बार मन करे उतनी बार पूछिए, यहाँ आपको बताया जाएगा। ओके, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर कह रहा है कि द इथियोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, मतलब इथोपिया के जो लोग हैं वो अपने स्किन को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? कैन आया है, मैंने आपको बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होता है। तो बस आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल पा रहे हैं। स्किन चेंजिंग इज डिफ़िकल्ट, गलत हो गया। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ योर स्किन, गलत हो गया। और चौथा देखिए डू नॉट चेंज है, ये भी गलत हो गया। आपको यही बात करनी है जिससे आपका बात स्पष्ट हो। जैसे इथियोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, तो आपको बताना यही तो कहना कि क्या इथियोपियन वाले अपने स्किन को चेंज कर सकते हैं? तो क्या आंसर निकला? नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैन इथियोपियन चेंज द हर स्किन हिज स्किन, तो द इथोपियन कैन नॉट हिज चेंज हिज स्किन। जैसे ही भगवान ने अगर जो है आपको ब्लैक कॉम्प्लेक्सन का बनाया है तो आप कैसे गोरे हो सकते हो? अगर भगवान ने आपको जो है फेयर कॉम्प्लेक्सन का बनाया है तो आप कैसे काले हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है आपने कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया, काले हो गए, लेकिन एक जो जलवायु का इफेक्ट होता है, आपने ज्योग्राफी पढ़ रखा है, तो जलवायु के इफेक्ट के अनुसार जैसे अक्षांश होते हैं वैसे जो है मेलानिन नाम का एक जो है हमारे शरीर में पाया जाता है तत्व, जिसकी वजह से रंग काला और गोरा होता है। तो जब जलवायु ही वहाँ की है सूर्य जो है भूमध्य रेखीय प्रदेशों वाली गर्म, तो वहाँ के लोग एकदम गोरे गोरे कैसे होंगे? क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। भारत में देख लीजिए, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत वाले लोगों का जलवायु की वजह से कॉम्प्लेक्सन डार्क होता है और उत्तर भारत के लोगों का फेयर होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? उसी प्रकार से आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, बस आपको ग्रामर के हिसाब से चलना है। तो कैन द इथोपियन चेंज हर हिज स्किन, तो आप कहेंगे द इथोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, क्योंकि कैन आ गया तो भी आपको पता है कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैन से आप अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कैन द इथोपियन चेंज हिज स्किन, तो आंसर आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपेरिजन। आपको याद है मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन में यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो कंपेरेटिव निगेटिव में होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सम पीपुल हैव मोर मनी दैन ब्रेन, कुछ लोगों के तो पास पैसे ज़्यादा हैं, दिमाग कम है। आप आमतौर पे भी तो बोला जाता है ना कि पैसा है दिमाग नहीं है, दिमाग ज़्यादा है पैसा नहीं है। तो सम पीपुल हैव मोर मनी, आपको बताना पड़ेगा देन ब्रेन, कि मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास जो है दिमाग ज़्यादा, पैसा ज़्यादा है दिमाग कम है। तो आप कैसे चेंज करेंगे? आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव डिग्री और है, ये दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, तो कंपैरेटिव डिग्री आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव में है। तो जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो आपकी अफर्मेटिव में होगी। तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव निगेटिव में, क्योंकि इस वाले में देखिए कहीं भी नॉट नहीं लगा है, तो नॉट वाले को चूज़ कर लीजिए। पहला कह रहा है सम पीपुल हैव मोस्ट मनी दैन ब्रेव, तो बात वही कह दिया ना घुमा के। सम पीपुल हैव मच मनी दैन ब्रेन, ये भी सही बात कह दिया, मोर के स्थान पे चेंज हो रहा है। दूसरा कह रहा है लेसर ब्रेन दैन मनी, दिमाग कम है पैसे की तुलना में। आपको बताना पड़ेगा सम पीपुल, कुछ लोग ऐसे हैं, डू नॉट हैव, जिनके पास एज मच एंड ब्रेज एज मनी, दिमाग उतना नहीं है जितना पैसा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपैरेटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव में है तो जो आपका सेंटेंस दिया है वो कहाँ निगेटिव है, सब तो अफर्मेटिव में जा रहा है।
तो जब अफर्मेटिव में जा रहा है तो आपको निगेटिव वाला ऑप्शन चुन लेना है। तो चौथा ऑप्शन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में सम पीपुल डू नॉट हैव, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है उतना दिमाग जितना कि पैसा। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पैसा ज़्यादा है, दिमाग कम है। और आपके सेंटेंस में उसी प्रकार से काम करना है कि आपका मीनिंग ना चेंज हो। जैसे ही मीनिंग चेंज होगा तैसे ही आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग इफ़ यूज करके आपको काम करना है। कह रहा है कि इट विल रेन टुमारो व्हाट विल वी डू, यदि कल पानी बरसेगा तो हम क्या करेंगे। तो आपको मैंने बता रखा था ना, इफ़ वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में होता है। तो इफ़ वाला क्लॉज अगर आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट में होगा तो सीधे से आपको याद है इफ़ वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में, तो बाद वाला किस में, फ्यूचर में, यानी कि विल या शैल होगा। पानी बरसेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हिंदी में आप दोनों क्लॉज में गा गीगे बोलते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो व्हेन वाला, अनलेस वाला, इफ़ वाला ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। व्हेन वाला, अनलेस वाला, अनटिल वाला, इफ़ वाला, ये सभी का क्लॉज किस में होता है, प्रेजेंट में। ठीक है, तो अब आप देखिए ये दोनों ऑप्शन आपका नहीं करेक्ट होगा। तो चलिए चौथा और तीसरा देख लीजिए, इसमें भी यही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका डी करेक्ट होगा। इफ़ इट रेन्स, यदि पानी बरसेगी तो जो है क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू डू, तो हम क्या करेंगे। ठीक ना, आपको अपने हिसाब से ध्यान में रखते हुए काम करना है। ओके, तो आप करेक्ट कर देंगे व्हाट विल वी डू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये वाला समझ में आ गया ना, इट इफ विल। अब चूंकि व्हाट पहले से आया है तो आपको इफ़ के साथ व्हाट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अकेले नहीं आता है। ठीक है, बट जब स्टेटमेंट में दे दे तो आपको हटाना नहीं है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। इसको बताइए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। दिया गया स्टेटमेंट अफर्मेटिव डिग्री में है। कह रहा है जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज़, यानी कि ज़्यादातर कंट्रीज़ की तुलना में जापान अमीर है। तो आपको याद है ना, वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ था। और पॉजिटिव डिग्री पहचानने के लिए एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज आपको पहचान लेना है। यदि आपने यही ध्यान कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं किस ऑप्शन में ये करेक्ट हो रहा है। तो आपको पूरा जो है सही करेक्शन किस में मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का एज रिच एज जापान, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सी ऑप्शन में। बाकी में जब तक एज मच एज या एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज ना आए तब तक आप जो है उसको पॉजिटिव डिग्री नहीं मानते हैं। जब आपको इस तरीके से इंटरचेंज दे दिया जाए और वेरी फ्यू के स्थान पे ओनली अ फ्यू भी दे सकता था। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट। तो आप कह रहे हो हर कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप यही तो कहना चाहते हैं। कौन ऐसा है जो महान नहीं बनना चाहता। तो आप देखिएगा विच, तो पर्सन का प्रयोग विच के लिए तब करेंगे जब आपको दो ऑप्शन दिया जाए। व्हाट वुड यू लाइक टू बी ग्रेट, आपको व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना है। हु वुड लाइक टू बी ग्रेट, कौन चाहेगा, आपको तो बताना है ना कि कौन ऐसा है जो महान नहीं बनना चाहता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट, कौन ऐसा है, तो आंसर मिल जाएगा हर कोई। ठीक है, हर कोई महान बनना चाहेगा। और आप पूछ रहे हो कौन है ऐसा जो महान नहीं बनना चाहता। जैसे अगर हम पूछें हूँ कह दें डज नॉट गेट सक्सेस, तो आप कहोगे एवरीबडी वांट्स टू गेट सक्सेस। तो उसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि जब आप जो है आंसर करेंगे तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्शन देख करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा,
नो सूनर डिड द सनराइज देन द ड्यू डिवर्स्ड, द ड्यू डिसअपियर्ड। अफर्मेटिव बताना है, ठीक है, अफर्मेटिव बताना है। तो एज सुन एज से स्टार्ट करते हैं आप। जैसे नो सूनर हो तो अफर्मेटिव बनाना हो तो एज सुन एज, और अगर नेगेटिव बनाना हो तो नो सूनर। तो एज सुन एज होता है तो ये गलत हो गया, सी वाला भी गलत हो गया। बी वाले में आपको पता है अपने पास से एज सुन एज के साथ कोई कंजक्शन नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक कॉमा लगा देते हैं। जैसे आपको पता है ना, एज के बाद दूसरे क्लॉज में कॉमा, सिंस के बाद दूसरे क्लॉज में कॉमा, बिकॉज के बाद दूसरे क्लॉज में कॉमा, आपको याद हो अगर कॉमा, फिर आप देख पाते हैं एज सून एज अगर आपको मिल जाए तो दूसरे क्लॉज में कॉमा, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ए नहीं होगा, बी करेक्ट होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैट आ गया है। याद रखिए एज सुन एज के बाद सीधे कॉमा लगता है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप सभी का करेक्ट गया। बी ऑप्शन हम सबका करेक्ट है। एज सून एज के बाद बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरे क्लॉज में आपको जो है कोई भी इस प्रकार का कंजक्शन ना लगाते हुए हमेशा कॉमा लगाया जाता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि जैसे ही सूर्य जो है निकला ओस ड्यू समाप्त हो गया। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हु कैन सेव आवर कंट्री, कौन हमारे देश को बचा सकता है, इसको पैसिव वॉइस में बताना है। तो क्या करेंगे, बाई होम को करेंगे आप, तो ये गलत हो गया। हु कैन आवर सेव कंट्री, ये भी गलत हो गया, तो सेम सेम हो गया। आपको क्या करना है, बाई होम कैन आवर कंट्री, इसके बाद हो जाएगा बी सेव्ड, ठीक। डी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो बी करेक्ट होगा आप सभी लोग का। बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे आप सभी लोग जो है बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं वे सभी करेक्ट हैं। कैन को कैन बी से, और जो आवर कंट्री है वो सब सब्जेक्ट बन के आएगा, तो आपका सीधे से स्टेटमेंट होगा बाई होम कैन, इसके बाद आप करेंगे आवर कंट्री, इसके बाद बी सेव्ड, ठीक ना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से आप सभी कोशिश कर रहे हैं बच्चों। एक बार मेहनत से पढ़ लीजिएगा फिर तो सब कुछ आपका ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। डज एनी वन लाइक पेइंग टैक्सेस, क्या किसी को टैक्स पे करना पसंद है। तो देखिएगा यहाँ पर जब तक टैक्स नहीं पे करेंगे तब तक क्या होगा, हम सभी का विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारे टैक्स से ही तो हमारे देश का विकास हो रहा है। हमारा ही पैसा तो हमारे काम में लगता है, सड़क वगैरह बनना और भी बहुत चीज़ें हैं जो सरकार प्रोवाइड करवाती है सब चीज़ें। तो देखिएगा डज एनी वन लाइक पेइंग टैक्सेस, तो किसी को नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि एक लंबा अमाउंट आपका चला जाता है, लेकिन आपको पर्सनलाइज ना हो करके आपको ऑप्शन के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो देखिएगा कौन ऐसा है जो टैक्सेस को पे करना पसंद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑल लाइक पेइंग टैक्सेस, ये तो बात हो गई ना अपने मन वाली बात। कह रहा है नो बडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस, अफर्मेटिव बनाना यानी कि सब्जेक्ट के साथ नो बडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस, ये है। दूसरा कर एनी वन कैन पे टैक्स, एवरी वन डज नॉट लाइक पेइंग, डज नॉट। कह रहा है डज एनी वन लाइक पेइंग टैक्सेस, मतलब क्या कोई टैक्स पे करना पसंद करता है। तो नो बडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस मतलब टैक्स को पे करना किसी को नहीं पसंद है, ठीक है। आपको अपने इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी नहीं पसंद करता है टैक्स को पे करना, ठीक ना। तो कौन सा करेक्ट करेंगे बता दीजिए फटाफट। नो बडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस, ओके। देखिए एवरी वन डज नॉट लाइक पेइंग टैक्सेस, अगर आप एवरी वन करते हैं तो यहाँ पे आपको बस यही ध्यान रखना है बच्चों कि नो वन का उल्टा एनी वन जो है होता है, और नो एनी वन का उल्टा नो वन। तो यहाँ पर वन नहीं है, बडी तो दिया है, तो नो बडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस, ओके। आपको टेंस के अनुसार भी तो काम करना है, टेंस को भी तो नहीं छोड़ सकते आप। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आप करेक्ट करेंगे नो बडी लाइक्स, इसके बाद कर देंगे पेइंग टैक्सेस, ओके।
बहुत बढ़िया, सब लोग करेक्ट हैं। और आपका अपना 20th क्वेश्चन देख लीजिएगा। वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओन जजमेंट। इसको बताइएगा, पैसिव वॉइस में बनाना है। मस्ट है, मस्ट भी कर दीजिए, किसी ऑप्शन में आया है तो ऑप्शन के अनुसार ही, क्योंकि आपको पता है कैन हो तो कैन बी, शुड हो तो शुड बी। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, चौथा सही है डी ऑप्शन। ठीक, मस्ट है, मस्ट मस्ट भी कर दीजिए, कुछ सोचना विचारना ही नहीं, क्योंकि मिलते जुलते ऑप्शंस ही नहीं है, तो डी वाला करेक्ट हो गया। मस्ट है, मस्ट भी। अब देखिएगा, बाई नहीं लिखा है कहीं, तो बाई से मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वी के जो है साथ बाई कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि हम सभी, तो हम सभी मतलब कहने सुनने वाला दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का चौथा ऑप्शन। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से आप सभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना, ऐसे ही खूब मेहनत से पढ़िए बच्चों, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही हम सभी को भी मोटिवेशन मिलेगा, और आपका तो भला होगा ही। ठीक है, और हम सभी आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। बस आप खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, टॉपिक्स को समझते हुए चलिए। कोई भी दिक्कत होता है बच्चों तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा जानते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिक्कत करे तो भी पूछ सकते हैं। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप जो है ज़रूर से ज़रूर भेजें आपको कैसा लगा क्लास। आपको जो है किसी भी मुद्दे पर अगर दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो हम ज़रूर से ज़रूर सुलझाएंगे, फिर से समझाएंगे उसको। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मेहनत करने के लिए, इतना अच्छा समय देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।